हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th के अंदर प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन का टॉपिक लेके आए हैं। तो ध्यान रखें, यह 7 नंबर का मैटर है। यानी इसको, यह पार्ट वैसे प्रकाश का ऑप्टिक्स वाला पार्ट है, वो टोटल मिला के 10 नंबर का पार्ट है। फिजिक्स का सबसे मेजर पार्ट माना जाता है और इनमें दो डिवाइडेशन कर दिए गए हैं। एक है थ्योरेटिकल पोर्शन, एक जो है इनका आंशिक जो है थ्योरेटिकल पोर्शन, यानी पार्शली थ्योरेटिकल पोर्शन है। सबसे पहले हम समझते हैं कि इनमें से पर्सन क्या आएंगे। डेफिनेट इसमें से एक पर्सन है वो ऑब्जेक्टिव बेस पे आएगा। एक पर्सन आपका एक अंक भार का होगा ऑब्जेक्टिव बेस का, और एक जो मेजर पर्सन आएगा वो आएगा गणितीय रूप में, यानी न्यूमेरिकल के रूप में आएगा 3 नंबर का पर्सन। ये तो 100% हर साल आते हैं। आपको फोकस दूरी देके या उनके बिंब या प्रतिबिंब के बारे में स्थिति पूछी जाती है या फोकस दूरी के बारे में पूछी जाती है। तो 4 नंबर का मैटर तो यहां पर ही क्लियर हो गया और ये डेफिनेट है कौन सा पर्सन किस प्रकार से आता है। न्यू कंसेप्ट क्लासेज आपको न्यूमेरिकल में मात्र 4 पर्सन कराएगा, उनमें से 100% डीटो गणित का न्यूमेरिकल छपने की संभावना है। जैसे इस बार विद्युत धारा के अंदर यदि हम देखें तो विद्युत शक्ति का और विद्युत विभव या विभवांतर में से न्यूमेरिकल पर्सन बनने की अपार संभावना है। इसी प्रकार गणित में यदि हम देखें तो जो न्यूमेरिकल गणित का जो न्यूमेरिकल बनेगा वो 3 नंबर का हो गया, 3 और 4। फिर हमारे पास में जो शेप बचता है वो 1-2 नंबर का होता है। 2 नंबर में क्या करेंगे, यानी किसी की परिभाषाएं पूछी जाएगी या किसी का अंतर पूछा जाएगा। जैसे हम कह सकते हैं अपवर्तन के बारे में, या तो इसके अपवर्तन के बारे में पूछा जाएगा या परावर्तन के बारे में पूछा जाएगा। इनके नियम क्या है, अर्थात अपवर्तन में स्नेल का जो नियम है वो क्या है। तो 2 नंबर का आपके पास में ये हो गया, 3, 2, 5 और एक 6 नंबर का, और 1 नंबर का आपका क्या करेगा, वो वेरी शॉर्ट आंसर बनाने का प्रयास करते हैं कि ऐसा क्यों होता है उनके बारे में। यानी ये क्यों डिफेंड होता है, पानी में रखी हुई छड़ है वो मुड़ी हुई दिखाई देती है, इसका कारण क्या है। तो यहाँ पे इसका मतलब आपको एक लॉजिक में उत्तर देना है, यानी 30 शब्दों के अंदर उत्तर देना है। तो अपवर्तन के कारण आपको लिखना है, यानी इसकी फोकस दूरी यह है, तो इसकी यदि वक्रता त्रिज्या इतनी है तो बताइए इनमें क्या संबंध होता है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में। तो आपने यहां तक अभी समझ लिया कि ऑब्जेक्टिव गणित के और इस प्रकार से होते हैं, क्योंकि जब भी हम मैटर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले यह देखना जरूरी होता है कि कौन सा पर्सन किस प्रकार से पूछा जाएगा। चलिए अब हम सबसे पहले इनमें जो महत्वपूर्ण है उस पार्ट को हम समझने का प्रयास करते हैं। पार्ट 2 भागों में डिवाइडेशन है, अर्थात एक में से 4 नंबर के प्रश्न और एक में से 3 नंबर के प्रश्न 100% आनी है, क्योंकि इस पार्ट को इन्होंने तोड़ के 2 भागों में बांट दिया। एक तो होता है अपवर्तन जिसे रिफ्लेक्शन कहा जाता है, एक होता है परावर्तन जिसे रिफ्रैक्शन कहा जाता है। इसको तो कहा जाता है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन जो कहा जाता है इसको कहा जाता है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन यह कहा जाता है। तो यह थोड़ा सा ध्यान रखें, अपवर्तन और परावर्तन है, 2 मीटर में बांटा हुआ है। अपवर्तन थोड़ा सा बड़ा पार्ट है तो इसको 4 और 3 नंबर के पर्सन इसमें से बनते हैं। तो कुल मिला के ये हमारा जो चैप्टर है वो 7 नंबर का है, यानी इसके 2 भाग कर दिए गए हैं, एक अपवर्तन है एक परावर्तन है। अब हम समझने का प्रयास करते हैं आखिर है ये क्या। तो चलिए सबसे पहले एक कंसेप्ट समझने का प्रयास करते हैं। अपवर्तन पे जो सिद्धांत पे काम करेगा वो करेगा लेंस। कौन काम करेगा, जो लेंस होता है वो अपवर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। लेंस इज एक्ट ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन, और जो हमारे पास में परावर्तन होते हैं उसके सिद्धांत पे काम करता है दर्पण। तो चलिए आपने मिरर के बारे में भी जान लिया कि मिरर किस बेस पे काम करेगा, परावर्तन के सिद्धांत पे, और लेंस किस काम पे करेगा, अपवर्तन के। तो आपको यदि पूछा जाए लेंस और दर्पण में क्या अंतर है, तो आप यह कह सकते हैं दर्पण है वो परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है और लेंस है वो अपवर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। यह आपके कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। जब भी आपके परावर्तन शब्द यूज होता है इसका मतलब वो दर्पण के बारे में ही बता रहा है, और जब भी आपके पास में अपवर्तन अपवर्तन की बातें कर रहा है इसका मतलब वो किसके बारे में पूछ रहा है, लेंस के बारे में पूछ रहा है। जैसे प्रकाश की किरण है वो जल के अंदर जो है वो मुड़ जाती है, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है जल की बूंद है वो एज ए लेंस की तरह काम करेगी, ना कि एक दर्पण की तरह काम करेगी। यह आपके क्ल्यू समझ में आनी चाहिए, तभी यह पेपर का आपके पास में तोड़ होगा।
क्योंकि जब आप चक्रव्यूह भेदन के लिए जाते हैं तो आपको यह तमाम 7 जो प्रोसेस होते हैं चक्रव्यूह के अंदर, रचनाओं के अंदर, तो उनको समझना जरूरी है। तो आपने यह समझ लिया है लेंस और ये। एक आप ध्यान रखना कि जब भी दर्पण होता है इसमें कोण आई और कोण आर जो होते हैं, कोण आई व कोण आर, ये क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है कि अपवर्तन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। लेकिन लेंस में आपको जरूर एक बात ध्यान रखनी है, कोण आई और कोण आर कभी भी बराबर नहीं होते। यानी कोण जो आई है, यानी हम कहें आप आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान कभी भी बराबर नहीं होता है। यदि ये बराबर होगा तो इसका मतलब अपवर्तन की घटनाएं नहीं होगी, क्योंकि यह बराबर नहीं होने का कारण यही है प्यारे बच्चों, अपवर्तन का मतलब है वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन, अपवर्तन की घटना तभी होगी जब दो माध्यम के वेग में परिवर्तन होगा, और जब दो माध्यम में वेग में परिवर्तन होगा तो आप खुद बताइए प्रकाश क्या समान वेग से चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। यानी जब आपको कहा जाए जल और कांच में से किस में प्रकाश तेजी से चलता है, ऑब्वियसली जल में तेजी से चलता है, कांच में धीमी गति से चलता है। जब वेग में अंतर आ जाता है तो यहां पर इनके अपवर्तन और यानी हम कहें आपतन कोण और अपवर्तन कोण में भी डिफरेंस आएगा। तो पहले हमें इन क्ल्यू को समझना है कि हम डायरेक्ट लिख देते हैं इनके मान बराबर होते हैं, नहीं होते हैं, इनके मान क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, और इनके मान क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कोण आई और कोण आर के मान हैं वो इक्वल होते हैं दर्पण के अंदर। तो यहां आपने यह समझ लिया। अब चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, किस प्रकार से है? अब हमें कुछ जो महत्वपूर्ण फैक्ट समझने हैं वो ये है बिंब। एक वस्तु आती है बिंब, एक बार बार जिक्र होती है प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब की यह दो चीजें भी हमें अभी इन दर्पण में हम समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, बिंब कहा जाता है वस्तु को। जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं तो इसका मतलब आप खुद को ले लीजिए, आप खुद हैं, वो ये बिंब है। और जब आपकी कोई फोटो खींची जाती है, प्रतिबिंब का मतलब होता है किसी वस्तु का चित्र, किसी वस्तु का चित्र। यह आपका क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। जैसे आपके तमाम जो आप मान लीजिए आपके पास में कोई किताब है, आप उसकी फोटोकॉपी या जीरोक्स करानी जा रही हैं, वो जीरोक्स उसका प्रतिबिंब होगी और जो वस्तु है वो बिंब होगा। तो यह आप ध्यान रखें, एक्चुअल जो चीज होती है वो उसका बिंब होता है। इसको प्रतिबिंब को दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं, जो बहुत ही अच्छी भाषा के अंदर लिखा हुआ है 6th क्लास के अंदर, यानी छाया। क्या कहा जाता है? छाया कहा जाता है। प्रतिबिंब, हमारी जो छाया बनती है वो प्रतिबिंब है। किसी वस्तु का जो चित्र बनता है वो भी छाया होती है। यानी किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता यानी चित्र होता है वो भी प्रतिबिंब के रूप में जाना जाता है। चलिए, यह दो कंसेप्ट हो गए। अब हमें एक ध्यान रखना है कि इनको संकेत क्या यूज करते हैं बिंब और प्रतिबिंब के लिए। तो चलिए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं प्यारे बच्चों। बिंब, दो चीजें हमारे प्रकाश में काम में आएगी इस पाठ में, एक यू और एक वी। तो पहले तो आप मुझे ये बताइए कि यहां पर जैसे मैं यह बात करता हूं कि बिंब और प्रतिबिंब में, पहले मेरे पास में आंसर है ब और बाद में है प। तो बताइए हिंदी की वर्णमाला में सबसे पहले कौन आता है? तो हम कहेंगे सबसे पहले ब आता है और बाद में आता है प। ठीक है ना? सबसे पहले आता है ब और बाद में आता है प। यानी बकरी को लेने पपुड़िया जाएगा। तो यह आप समझ गई, बकरी को लेने कौन जाएगा? पपुड़िया जाएगा। तो यहां पे हम कह सकते हैं ब पहले आता है और प क्या आता है? बाद में आता है। तो यहां पर इसी प्रकार आप खुद बताइए अंग्रेजी के अल्फाबेट में कौन पहले आता है? यू आता है या वी आता है? तो हम कहते हैं यू पहले आता है और वी बाद में आता है। जब सही तरीके से देखा जाए, उल्टा देखोगे तो वी पहले आएगा और यहाँ पे यू बाद में आता है। हमें उल्टा नहीं देखना है, हमें उल्टा देखना है, क्योंकि हम चमगादड़ नहीं है जो किसी सतह पे लटक के उल्टा देखे। तो सबसे पहले यू आएगा और वी आएगा। तो यहां पे चलिए, जो बी बिंब है वो यू को दर्शाएगा और प्रतिबिंब किसको दर्शाएगा? वी को दर्शाएगा। यह संकेत आपने पकड़ लिए। तो यहां पर यू की जगह में बार बार यूज करूंगा यू, तो आप समझ जाना वो बिंब की बात कर रहे हैं, और वी के बारे में मैं बात करूंगा तो प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं। यह आपके मेजर कंसेप्ट है, वो दिमाग में घुस गया होगा। चलिए नेक्स्ट बात की ओर चलते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस की ओर चलते हैं। आखिर यह है क्या? तो प्यारे बच्चों, आपको कहा जाए कि दो चीजें आपको लिखनी है। जैसे सपोज कीजिए प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ऊंचाई
और बाद में लिखना है आपको बिंब की ऊंचाई। बिंब की ऊंचाई, इनके बारे में समझते हैं। तो देखिए हाइट दोनों की सेम है। हाइट को कहा जाता है h, इसको कहा जाता है h डेस। आखिर ऐसा क्यों लिया गया? कारण क्या है कि बिंब पहले आता है तो इसलिए उसको h बना दिया, और प्रतिबिंब बाद में आता है इसलिए उसको h डेस के रूप में दर्शाया गया है, थोड़ा सा वेरीफाई करने के लिए। अब हम कहेंगे इसमें ऊपर कौन आता है, नीचे कौन आता है, तो चलिए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आपके घर घर में दो भाई हैं, एक और एक दो। इनमें से बड़ा 1 नंबर वाला है और छोटा 2 नंबर वाला है, तो आप खुद बताइए शादी पहले किसकी होगी? आप कहोगे 1 नंबर की होगी, 2 नंबर की बाद में होगी। तो यानी हम कहेंगे नहीं, हम तो 2 नंबर वालों की पहले करेंगे, एक की बाद में करेंगे, काफी सालों बाद। तो देखिए एक पे प्रश्न चिन्ह लग जाएगा कि आखिर इसमें गलती क्या है। तो हो सकता है यह कौन सी गैंग में शामिल हो जाएगा? कुंवारा गैंग में शामिल हो जाएगा। तो ऐसा हमें इसे करना नहीं है। तो चलिए यहां पे पहले आने वाले को पहले वरीयता देते हैं, बाद में आने वाले को बाद में वरीयता देते हैं, ठीक है ना? क्योंकि यह इसने अपना मंजिल मकान ऊपर बना लिया है, इसका मकान नीचे रहेगा। तो यही हम कहते हैं बिंब की पहले बिंब आएगा, बाद में उसका प्रतिबिंब बनेगा। यानी पहले हमारे पास वस्तु होगी, बाद में उसका क्या होगा? प्रतिबिंब होगा। तो चलिए हम यहां पे इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं H और H डेस। यह आपका मेजर कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम कहेंगे कि इसको किस प्रकार से लिखा जाए, यानी बिंब, वस्तु और प्रतिबिंब। वही बात है प्यारे बच्चों, सबसे पहले बिंब आता है, उसके बाद में प्रतिबिंब आता है। तो यानी U हमेशा नीचे आएगा, V ऊपर आएगा। तो हमारे पास में हम संबंध स्थापित कर सकते हैं V और U। यह प्लस माइनस डिपेंड करेगा, आगे आप खुद बता दोगे कि दर्पण कौन सा है, यानी इसका माइनस आएगा या प्लस आएगा, दर्पण या लेंस देखते ही आप बता दोगे। यह भी कंसेप्ट एकदम इजी है। तो यहां पे हम कह सकते हैं H डेस क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई। H क्या है? बिंब की ऊंचाई। V क्या है? प्रतिबिंब यानी फोकस से प्रतिबिंब की दूरी। और U क्या है? यानी हम कह सकते हैं यह है वक्र, जो हमारी ध्रुव बिंदु है वहां से प्रतिबिंब की दूरी। U है ध्रुव से बिंब की दूरी। यह हमें थोड़ा सा आगे हम समझेंगे। तो पहला कंसेप्ट आपने यह क्लियर कर लिया। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलते हैं, प्रकाश का वेग। अब अपवर्तन में हमें यह चीज समझनी है, फिर हम आगे अब स्टार्ट करेंगे कि कौन से दर्पण क्या किस प्रकार से होते हैं। तो सबसे पहला फैक्ट हमारे पास में आता है प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग। वेग का मतलब हमें पता होता है, 9th क्लास में हमने पढ़ा है, वेग बराबर होता है विस्थापन बट्टा समय। विस्थापन बट्टा समय, यानी प्रारंभिक वस्तु और अंतिम वस्तु के बीच में जो न्यूनतम दूरी होती है उसे ही विस्थापन कहा जाता है, एजे यहां पर। और यह समय टाइम के रूप में मैनेजमेंट होता है। तो हम यहां पे कह सकते हैं वेग क्या होता है? विस्थापन बट्टा समय होता है, यानी इसकी स्पीड, वेलोसिटी क्या कहलाती है? इसको वेलोसिटी कहा जाता है, चाल को स्पीड कहा जाता है। एजे अब हम समझते हैं वेग। तो आपके पास 3 ऑप्शन हैं यहां पर। यह आपके पास रोड बनी हुई है इस प्रकार से, यह आपके पास डामर की सड़क है, और यहां पर डामर पे थोड़ी बहुत क्या है प्यारी बच्चों, यहां पे हम कह सकते हैं रेत है, और फिर यहां डामर पर अचानक बरसात होने से, खड्डा होने से कीचड़ जमा हो गया। क्या हो गया? कीचड़। तो अब आप बताइए, आप यहां से बाइक लेके जा रहे हैं, तो जो डामर की रोड है एकदम साफ है, उसमें बताइए किस में बाइक सही चलेगी, स्पीड से चलेगी? डामर पे आप सन्नाटेदार बाइक चलाते हैं, रेत आती है स्पीड कम हो जाती है, फिर कीचड़ आता है स्पीड और कम हो जाती है। हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं स्पीड इनकी क्या होगी? स्लो होती जाएगी। यहां पर जैसे जैसे यह है स्पीड इनकी स्लो होती जाएगी, तो आप कहेंगे डामर पर बाइक स्पीड से चलती है, फिर रेत में धीमी होगी और कीचड़ में और धीमी होगी। क्यों होगी प्यारे बच्चों? यह इसलिए होता है कि इनका क्या होता है, यानी घनत्व है। घनत्व के बारे में बात करें, यानी जैसे जैसे इनके क्या हो जाते हैं, अपवर्तनांक का मान हम इस भाषा में कहते हैं कि जो चीज जितनी गाढ़ी होगी वहां पर प्रकाश का वेग क्या होगा? उतना ही कम होता जाएगा। गाढ़ा का यहां पे हमारे शब्द है अपवर्तनांक। यानी हम एक शब्द यूज करेंगे यहां पे, एक हम अपनी भाषा में कहते हैं गाढ़ा। गाढ़ा होने पर v का मान क्या होगा? कम होगा।
और यहां पर हमारे जो विज्ञान की भाषा में हम इसे कहेंगे अपवर्तनांक। अपवर्तनांक अपवर्तनांक है, यानी अपवर्तनांक जिसका ज्यादा होगा v का मान उतना ही कम होगा। ध्यान रखें, गाढ़ा शब्द और अपवर्तनांक एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में लिए जा सकते हैं समझने के लिए। तो यहां पे आपने यह समझ लिया, आप कहेंगे डामर में बाइक तेज इसलिए चलती है रेत की तुलना में, क्योंकि डामर का जो अपवर्तनांक है वो रेत की तुलना में क्या है, कम है। तो चलिए अब मुझे आप बताइए, हम इसको समझते हैं। यानी सपोज कीजिए हमने यहां पे यह लगा दी हवा और यहां पे लगा दिया पानी। अब आपको कहा जाए कि कौन किस में तेजी से चलता है, प्रकाश का वेग। तो यहां पर हम कह सकते हैं, आप खुद बताइए, मैं एक प्रकाश नहीं चला रहा हूं, मैं अपनी बाइक को चला रहा हूं या मैं उसके अंदर खुद भाग रहा हूं। आप हवा में तेजी से भाग सकते हैं, लेकिन पानी आएगा तो थोड़ी रफ्तार बढ़ेगी, क्योंकि पानी में अवयवी कण गैस की तुलना में नजदीक होते हैं जो आपके चलने में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो यहां पे आप कहेंगे बिल्कुल आपने सही कहा, यहां पे यह होता है प्यारे बच्चों, इसके बीच में एक अभिलंब खींचा जाता है, इसको कहा जाता है अभिलंब। अभिलंब अभिलंब एक काल्पनिक रेखा होती है जो आपको यह बताएगी कि आने वाली प्रकाश की किरण जब आप दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हो तो वो क्या इससे दूर जाएगी या इसके पास आएगी या इसके सीधी की सीधी निकल जाएगी, यानी इसके यह जैसे यह विलंब है उसके ऊपर से सेम निकल जाएगी। यह डिपेंड करेगा कि प्रकाश की किरण किस एंगल से आ रही है। तो यहां पे मान लीजिए, सपोज कीजिए, आपको पता है डेफिनेट यहां पर यह प्रकाश की किरण हवा से जब आ रही है पानी में जाएगी, तो बताइए इस प्रकाश का वेग क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा? आप कहेंगे कम होगा। तो यहां पर जब कम होता है तो आप खुद एक कंसेप्ट समझ सकते हैं। आप मान लीजिए कोई सड़क पे गति कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं, सड़क पे बाइक चला रहे हैं, अचानक रेत आ गई, तो रेत आने से आपकी बाइक क्या होती है, लपटने का प्रयास करती है, नीचे की तरफ झुकने का प्रयास करती है। तो इसी प्रकार क्या हो जाता है, पानी आने से प्रकाश के वेग में बाधा आती है और यह अभिलंब की ओर झुकता है। यह आप ध्यान रखें। तो यहां पर इस एरो को हम आगे और भी समझते जाएंगे, पहले कंसेप्ट समझते हैं। चलिए, आपने इस प्रकार से बना दिया, तो अब आपको एग्जाम में क्या करता है, चित्र देता है। सपोज कीजिए यह इस प्रकार से आपको अभिलंब दे देता है और यहां पर क्या करता है, कोई जरूरी नहीं है हवा से वो पानी में ही प्रवेश कराए। यहां पे यह दे रहा है पानी यानी वाटर, और यहां पे दे रहा है आपको हवा अर्थात एयर, और अगला यहां पर एक प्रकाश की किरण को प्रवेश करा रहा है, ऐसे प्रकाश की किरण आ रही है। अब आपको कह रहा है यह प्रकाश की किरण, बताइए सीधा आगे कुछ नहीं कर रहा है वो, प्रकाश की किरण जब हवा में प्रवेश करेगी तो यह अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर हटेगी। तो यह आपको ध्यान रखना है। मेरी बाइक पानी से हवा में जाएगी तो इसका मतलब है मेरी स्पीड तेज होगी। तो हम जैसे ही स्पीड तेज होती है बाइक भूं करती ऊपर की ओर उठती है, तो हम कह सकते हैं यह अभिलंब से क्या हटेगी, थोड़ा सा दूर हटेगी। इस प्रकार से इसको सीधी मत बना देना, थोड़ा सा इसमें बेंड कर देना, तो आपका चित्र क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। आपका आंसर रहेगा यह प्रकाश की किरण जब पानी से हवा में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। रटने की कोशिश मत करें, यह भी अपवर्तन का चित्र ही है आपके पास। चलिए नेक्स्ट चित्र आप बताएंगे कि अभिलंब से पास आएगी या दूर हटेगी, आपको आंसर देना है। और मैं मतलब आपने यदि कंसेप्ट को समझ लिया है तो प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन में से आप 7 नंबर 100% लेकर आएंगे। लेकिन इस कंसेप्ट को समझना जरूरी है, रटने की तुलना में। कभी क्या करता है एग्जामिनर सीबीएसई बेस के पैटर्न पे प्रश्न को पुटअप कर देता है और यह जानने का प्रयास करता है कि क्या आपने कभी प्रश्न को रटा है या समझा है। क्या कभी आपने न्यू कंसेप्ट क्लासेज का वीडियो देखा है? यदि देखा है तो आप प्रश्न सही करेंगे। उसी उद्देश्य को लेकर तो चलते हैं। चलिए आपके क्या करते हैं, यहां पे एक पृष्ठ पृथककारी पृष्ठ बना देता है और यह कर देता है यहां पे, मान लीजिए कोई जरूरी नहीं है आपको पानी ही दे, प्रकाश कोई जरूरी नहीं है पानी में ही प्रवेश करे।
यह दे देता है शहद। क्या दे देता है? शहद दे देता है। और यहां पर प्यारे बच्चों आपको दे देता है पानी, जल। पानी यानी आपको यहां पे दे दिया इसने जल, और यह दे दिया आपको जल। स्पष्ट लिखा हुआ मिलेगा जल यानी वाटर मिलता है, शहद तो जो हनी बी जो है इसको मिलता है। अब चलिए, अब आगे करेगा क्या वो देखिए। कोई जरूरी नहीं है सीधा ही वो आपको डायरेक्ट, यह है अभिलंब। क्या है? अभिलंब। एग्जाम में ऐसे चित्र आते हैं, बहुत बार आते हैं। यहां से प्रकाश की किरण आ रही है, यहां से प्रकाश की किरण आ रही है। अब अगला कह रहा है बताइए, प्रकाश की किरण यहां पर ए दे देगा और यहां पे दे देगा बी। यह कह रहा है कि प्रकाश की किरण माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश कर रही है, तो अपवर्तन के दौरान, परावर्तन शब्द यूज नहीं करेगा, अपवर्तन के दौरान बताइए क्या यह प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ेगी या अभिलंब से दूर हटेगी? तो वही कंसेप्ट है आपका। आपको यह देखना है गाढ़ा कौन है। आप कहेंगे शहद गाढ़ा होता है, जल थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है गाढ़ा, यानी जल लिक्विड फेज के अंदर, तरल अवस्था के अंदर ही रहेगा, तो यह शहद की तुलना में कम गाढ़ा है। तो वही आप कंसेप्ट लगाना है। मेरे पास में पानी है और एक कीचड़ है, मैं किस में अपनी बाइक को तेज चला सकता हूं? तो ऑब्वियसली पानी में तेज चलेगी कीचड़ की तुलना में। तो यहां पर हम कहेंगे जैसे ही मेरी बाइक जल से कीचड़ में प्रवेश करेगी तो वो रपटिजेगी अर्थात नीचे झुकेगी। तो डेफिनेट वही आंसर आपको पूछ रहा है। कंसेप्ट आपका क्या क्लियर है क्या? तो आपको यहां पे यह देखना है प्रकाश की जो किरण है वो क्या कर रही है, पान जल से शहद में प्रवेश कर रही है। इसका मतलब यहां पे हम कह सकते हैं ये प्रकाश की किरण है, क्या होगी प्यारे बच्चों, अभिलंब की ओर झुकेगी, अर्थात यह प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी। यह आपका कंसेप्ट क्या है, क्लियर हो गया होगा। चलिए यहां पर अगला आपको एक और प्रश्न पुटअप कर देता है जो आपको पता है। यहां प्रश्न यह पुटअप करता है, जब प्रकाश की किरण जल से शहद में प्रवेश कर रही है, किस में प्रवेश कर रही है, जल से शहद में प्रवेश कर रही है, तो अपवर्तन के दौरान यह अभिलंब की ओर क्यों झुक जाती है? तो इसका मतलब आप क्या कहोगे, इसका मतलब यही कहोगे, यानी हम जानते हैं जल और प्रकाश के दोनों के वेग में अंतर होने के कारण प्रकाश की किरण मुड़ती है। सबसे पहला तो यह है, यानी हम जानते हैं जल व शहद के क्या होता है, शहद में प्रकाश का वेग अलग अलग होने के कारण प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। पहला तो आपने बता दिया मुड़ जाती है। अब बताएंगे क्यों। क्योंकि शहद का अपवर्तनांक का मान जल की तुलना में अधिक होता है, इसीलिए यह, यानी हम कहें कि इसी कारण यह जब जल से शहद में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यहां पर गाढ़े का मतलब मैंने पहले ही बताया था, अपवर्तनांक से रिलेटेड करके हमें प्रश्न को समझाना है। तो चलिए आपने यह समझा, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो यह विचलित क्यों हो जाती है? आप कहोगे दोनों माध्यम के प्रकाश के वेग में अंतर के कारण। अब हमें कहें कि भाई यह झुकती है, यानी पहला तो यही करा है विचलित क्यों हो जाती है, तो हम यहां पे कहेंगे दोनों माध्यम में प्रकाश के वेग में अंतर होने के कारण, तथा दोनों माध्यम के अपवर्तनांक में अंतर होने के कारण, यानी वेग संबंध आएगा आगे अपवर्तनांक से संबंधित होगा। तो दोनों के अपवर्तनांक में अंतर होने के कारण अर्थात वेग में अंतर होने के कारण यह विचलित हो जाती है। फिर हम ये देखते हैं किसका अपवर्तनांक ज्यादा है तो यह अभिलंब की ओर झुकेगी, किसका अपवर्तनांक कम है तो यह अभिलंब से दूर हटेगी। तो चलिए आपने यह कंसेप्ट समझ लिया होगा। अब हम चलते हैं प्रकाश क्या है पूरे पाठ की समीक्षा की ओर। एकदम सरल है, किसी में किसी भी प्रकार का हमें समझने की, एकदम हम जीरो बेस से समझने का प्रयास करेंगे जिससे यह कंसेप्ट माइंड है आपकी क्लियर हो जाए। तो अब एक वर्ड आएगा यहां पर, परेशान करता है आभासी। आभासी एक होता है वास्तविक, क्या होता है, वास्तविक। आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब, यह किसके लिए वर्ड होंगे, प्रतिबिंब के लिए।
शब्द यूज होंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए यहां समझना है, डायरेक्ट प्रश्न आता है आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में क्या अंतर है। आभासी का मतलब होता है सीधा। क्या होता है देखिए, यहां आप वर्ड पकड़ने का प्रयास कीजिए। आपको एक तो कहा जाता है यानी उल्टा, एक शब्द होता है सीधा। क्या होता है? सीधा। तो मुझे आप यह बताइए इनमें से सी किस में दिखाई दे रहा है? सी दिखाई दे रहा है आभासी में। तो आभासी में बनने वाले प्रतिबिंब हमेशा सीधे होंगे और बचा क्या? वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे होते हैं। तो यह आपने समझ लिया, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधे होते हैं और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। तो यहां यह क्ल्यू आपको भी पकड़ना है। देखिए 1 नंबर का प्रश्न आपके कितना क्लियर हो गया? मैक्सिमम इसमें 2 अंतर पूछे जाते हैं। एक तो आपने यह देख लिया, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधे बनते हैं और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे बनते हैं। दूसरा, एक को तो प्यारे बच्चों पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, एक को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त करते हैं। एक को पर्दे पर प्राप्त नहीं करते, नहीं करते, पर्दे पर प्राप्त नहीं करते। चलिए यह मुझे बताइए इसका क्ल्यू क्या है। देखिए रटने की जरूरत नहीं है। ए का मतलब, मान लीजिए जब कोई बच्चा क्लास में नहीं आता है, नहीं आता है, इसका मतलब बताइए जो अटेंडेंस लेने वाले आपके सर हैं वो क्या लगाते हैं? प्रेजेंट या अब्सेंट, या हाजिरी नहीं लेते? बिल्कुल हाजिरी बिल्कुल सर लेते हैं, क्योंकि अपना दायित्व का निर्वहन अच्छी तरह से करते हैं। लेकिन हम यहां पे कह सकते हैं जब नहीं आता है तो इसका मतलब अब्सेंट लगाते हैं। तो प्यारे बच्चों ए का मतलब हो जाएगा यानी पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, नहीं शब्द आ गया, वो कौन सा होगा? आभासी। और जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है वो कौन सा है? वास्तविक प्रतिबिंब है। देखिए 2 अंतर हमने अभी बिना पढ़े ही आसानी से समझ लिए। इस चैप्टर में से ये ध्यान रखें, आपने 7 नंबर में से अभी आपने 3 नंबर के प्रश्न हैं वो एग्जैक्ट अपने जहन में और जेब में डाल लिए हैं, या 2 नंबर के चैप्टर हैं। क्योंकि इस पार्ट में से ये जरूरी नहीं है आपको हर कोई चीज है कचरा वचरा पूछा जाएगा, आपको सीधा लॉजिक पूछा जाएगा। पार्ट बड़ा है, एग्जामिनर के पास में यह होता है कि हमें इन्हें कंसेप्ट से पूछे, इसीलिए कंसेप्ट को समझाने के लिए ही हमने अपने चैनल का नाम रखा है न्यू कंसेप्ट क्लासेज। तो चलिए आपने यह देख लिया, बताइए आभासी प्रतिबिंब सीधे हैं या उल्टे हैं? तो आप कहेंगे सर सीधे हैं, बिल्कुल सही। तो ये उल्टा हो गया, बिल्कुल। फिर बताइए किस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं? हम कहेंगे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं तो वास्तविक है, नहीं कर सकते अब्सेंट है तो आभासी प्रतिबिंब है। क्यों नहीं कर सकते इसका हम रीजन देखेंगे। जब प्रकाश की किरण किसी बिंब से चलकर यदि प्रतिबिंब तक पहुंच पाती है तो यानी उसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, यदि नहीं पहुंच पाती तो उसे प्राप्त नहीं कर सकते। तो यहां पर नहीं पहुंच पा रही है बेचारी, तो कैसे प्राप्त करेंगे? पहुंच रही है तो हम प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए यह आपने समझ लिया, यानी रियल, इसको कहते हैं इमेजिनरी इमेज और इसको कहा जाता है रियल इमेज कहा जाता है। अब हम चलते हैं किस फैक्ट की ओर? प्रकाश की ओर। चलिए इसको पकड़ते हैं, प्रकाश क्या है? हम यहां पर एक शब्द यूज करेंगे अभी, प्रकाश यानी लाइट, प्रकाश। सबसे पहले तो हमें यह देखना है इसको कहते क्या है? इसको लाइट कहा जाता है यानी प्रकाश। प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है? बताइए प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है? अगरबत्ती? नहीं प्यारे बच्चों, प्रकाश का जब स्रोत पूछा जाता है तो प्रकाश के स्रोत हम बल्ब कह सकते हैं, मोमबत्ती कह सकते हैं, जलती हुई मोमबत्ती, ध्यान रखना बुझी हुई मोमबत्ती नहीं, जलती हुई मोमबत्ती, बल्ब जो विद्युत बल्ब होता है वो, और जो प्रकाश के स्रोत हैं वो सूर्य है। लेकिन हमें कहा जाए प्रकाश का जो मुख्य स्रोत है, मुख्य स्रोत हैं, जो स्रोत होते हैं, सोर्स, मेन सोर्स, मेन सोर्स, मेन सोर्स है वो कौन सा है? तो हम कहेंगे एकमात्र हमारा भारत को गौरवान्वित करता हुआ सूर्य, सन यानी SUN। तो अधिकांश आप में भी प्यारे बच्चों सूर्यवंशी हैं,
कहेंगे सर हम कैसे हैं, क्योंकि आप में से कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो परीक्षा के प्रति यह नहीं सोचते कि आगे का भविष्य क्या होगा, हमें भविष्य का निर्माण करना है, अच्छे भारत का निर्माण करना है। अच्छे भारत का निर्माण वही व्यक्ति कर सकता है जो अमृत काल की वर्षा ले, अर्थात अपनी जब सूर्य हम अपने भाषा में कहें उदय होता है, उगता है, उससे पहले ही आप यदि जग जाते हैं और अपने नित्य कर्म कर लेते हैं तो वो माने जाते हैं भारत के कर्णधार माने जाते हैं। और हम में से अधिकांश ऐसे सूर्यवंशी भी हैं जिन पर सूर्य की किरण जब पड़ती है तब वो जगते हैं और फिर किताब को टटोलते हैं। इसीलिए आप में से कमेंट में लिखे कि सूर्यवंशी कौन है। तो चलिए हम चलते हैं यहां पर। यह मजाक के उद्देश्य से लिया गया था। सूर्यवंशी एक्चुअल में कौन होते हैं? सूर्यवंशी वो होते हैं प्यारे बच्चों जो किसी भी विपदा का डटकर सामना करते हैं और किसी भी यदि हमारे पास में कोई विपदा आ जाए या कोई समस्या आ जाए तो धैर्य से मुकाबला करते हैं, डटकर करते हैं। वो सूर्यवंशी थे श्री रामचंद्र भगवान, जिनको पूरे वर्ल्ड में माना जाता है, वर्ल्ड में नहीं अपितु हर जो मर्यादा पुरुषोत्तम की बात आती है तो श्री राम की बात आती है, क्योंकि उन्हीं के नाम से सूर्य जब चमकता था तो गौरवान्वित महसूस होता था। हमें एक वो सूर्यवंशी बनना है जो भगवान राम के रूप में जाने जाते हैं, या हम कहें वो सूर्यवंशी बनना है जिनको हम मजाक के रूप में लेते हैं। तो प्यारे बच्चों ये आप पे डिपेंड है। तो चलिए आपने यह कंसेप्ट समझ लिया, मुख्य सोर्स क्या होते हैं, मेन सोर्स होता है सूर्य। अब हम समझते हैं प्रकाश क्या है। प्रकाश प्यारे बच्चों क्या होता है? प्रकाश के कारण ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश के कारण ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, वस्तु को देख पाते हैं। यह ध्यान रखें, देख पाते हैं, यह एक नॉर्मल शब्द है। प्रकाश के कारण ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब हमारे यहां वर्ड आता है प्रकाश जो होता है